हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, डबली रेनफोर्समेंट बीम होता क्या है वो हमने देख लिया था। डबली रेनफोर्स बीम काम कैसे करता है वो देख लिया था। अभी देखेंगे कि अगर आपसे डबली रेनफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन या एनालिसिस पूछा जाए तो उसको किस तरह से डील करना है। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम। ठीक है, सबसे पहले एनालिसिस देखेंगे, उसके बाद में डिज़ाइन देखेंगे। अच्छा, आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि एनालिसिस में वो क्या चीज़ मांगता है और डिज़ाइन में क्या चीज़ मांगता है। एनालिसिस में क्या चाहिए उसको? एनालिसिस में चाहिएगा मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, और डिज़ाइन में क्या चाहिए होगा? एरिया ऑफ स्टील। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा था कि बी और डी ये दोनों डायमेंशन आपको दी हुई होंगी डबली रेनफोर्समेंट बीम के केस में। ठीक है, क्योंकि अगर बी और डी आपके हाथ में हो निकालना तो हम कभी भी डबली रेनफोर्समेंट बीम डिजाइन नहीं करेंगे। यू विल गो ऑलवेज फॉर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। तो जब बी और डी के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब क्या हुआ कि आपको बी और डी दिया हुआ है। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसको डिजाइन कैसे करना है ये चीज़ देखी जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। सबसे पहले देखते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस डबली रेनफोर्स सेक्शन का। तो आप हेडिंग लिख सकते हो एनालिसिस। सबसे पहले एनालिसिस। अब देखिए होता क्या है, जो डबली रेनफोर्स सेक्शन है, जो डबली रेनफोर्स सेक्शन है वो इस तरीके का है। ये मान लीजिए न्यूट्रल एक्सिस, कुछ रेनफोर्समेंट इसमें टेंशन साइड में लगा हुआ है। सपोज कीजिए 4 बार है, 5 बार है, कितनी भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ रेनफोर्समेंट कंप्रेशन जोन में लगा है। ये हो गया आपका टेंशन रेनफोर्समेंट का सीजी, ये हो गया कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का सीजी। टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी से एक्सट्रीम टेंशन फाइबर की डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? इफेक्टिव कवर। इसको मैं डी डैश नाम दे देता हूँ। इसको भी हम कह देते हैं डी डैश या डी डबल डैश कह दो। इसको मैंने कह दिया डी डबल डैश। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों जनरली बराबर रखे जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रो ज़्यादा हो टेंशन साइड में तो इसका सीजी अलग आएगा। उस वाले केस में ये अलग अलग भी हो सकते हैं। मतलब कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर और टेंशन रेनफोर्समेंट का इफेक्टिव कवर बराबर भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा केस है। ये डायमेंशन, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये बी है। भले ही टेंशन और कंप्रेशन दोनों जोन में रेनफोर्समेंट लगा हुआ हो, उस वाले केस में भी एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी तक की डिस्टेंस को ही डी कहते हैं। ऐसा मत कर देना कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को डी कहते हैं। एक्सट्रीम कंप्रेशन से टेंशन रेनफोर्समेंट के सीजी के डिस्टेंस को ही डी कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसका स्ट्रेन डायग्राम देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रेन डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे अजम्पशन के हिसाब से स्ट्रेन डायग्राम लीनियर आएगा। स्ट्रेन डायग्राम लीनियर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रेन डायग्राम है। यहाँ का स्ट्रेन होगा एप्सिलॉन एस टी। यहाँ मैक्सिमम कितना स्ट्रेन होता है हमको पता है, हाउ मच? 0.0035, राइट। दूसरी चीज, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? एक्स यू। तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, एक्स यू हो जाएगा। क्लियर? जिस लोकेशन पे टेंशन रेनफोर्समेंट लगा है उस लोकेशन पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा, उस लोकेशन पे कुछ ना कुछ स्ट्रेन आएगा। सपोज इसको मैं नाम देता हूँ एप्सिलॉन एस सी, मतलब स्ट्रेन इन कंप्रेशन रेनफोर्समेंट। और ये कितनी डिस्टेंस पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है डी डबल डैश पे, ये लगा हुआ है डी डबल डैश पे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक।
अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम देखें, अगर हम इसका स्ट्रेस डायग्राम देखें, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम, तो यहाँ जहाँ पे टेंशन रेनफोर्समेंट लगा है, उस टेंशन रेनफोर्समेंट की लोकेशन पे टोटल फोर्स कितना आया करता था, 0.87 Fy इंटू AST। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो स्ट्रेस डायग्राम था वो कुछ इस तरह से बना करता था। यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, जब हम इस तरीके का स्ट्रेस डायग्राम बनाते थे तो इस वाली लोकेशन का तो हमको पता है ये मैग्नीट्यूड कितना है, 0.45 FCK, 0.45 FCK, ठीक है। अब देखिए, जब हमारे पास में ये रेनफोर्समेंट नहीं था, जब तुम्हारे पास कंप्रेशन जोन में कोई भी रेनफोर्समेंट नहीं था, उस वाले केस में कंप्रेशन में कितना फोर्स लगता था, उस वाले टाइम पे कंप्रेशन में कितना फोर्स लगता था, C इज इक्वल टू 0.36 FCK XU B, 0.36 FCK XU B लगता था। कब? जब इस पूरे के पूरे में कंक्रीट था। जब हमारे पास सिंगली रेनफोर्समेंट सेक्शन था तो इस वाले जोन में तुम्हारे पास क्या नहीं था, स्टील नहीं था। और जब स्टील नहीं था तो इतना कंप्रेसिव फोर्स लगता था। लेकिन अब क्या है, अब आपने इस लोकेशन पे ऊपर से डी डबल डैश पे हमने क्या किया, ऊपर से डी डबल डैश, क्योंकि रेनफोर्समेंट का सीजी तो डी डबल डैश पे है ऊपर से, तो इस डी डबल डैश पे रेनफोर्समेंट लगा दिया, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगा दिया। तो इस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में कंप्रेसिव फोर्स आएगा, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट में कंप्रेसिव फोर्स आएगा। जिस तरह से हमने टेंशन रेनफोर्समेंट पे टेंसाइल फोर्स निकाला, हमने क्या किया, सिंपली टेंसाइल स्ट्रेस 0.87 Fy और इसको एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से हम क्या करेंगे, फोर्स इन स्टील इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेस कर देंगे, एरिया ऑफ स्टील इंटू स्ट्रेस कर देंगे। जो टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट लगा रखा है आपने, उस टेंशन साइड के रेनफोर्समेंट को नाम दे देंगे AST, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। जो कंप्रेशन जोन में लगा है स्टील, उसको नाम दे देंगे ASC, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। इतना काम हो गया। तो इसको यूज करते हुए स्ट्रेस इनटू एरिया जब करेंगे तो मान लेते हैं कि कंप्रेशन, क्योंकि एक चीज याद रखना, स्टील टेंशन और कंप्रेशन दोनों में मजबूत होता है, लेकिन स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम नहीं होता टेंशन और कंप्रेशन दोनों में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टील की कुछ अलग होती है, टेंसाइल स्ट्रेस स्टील की कुछ अलग होती है। क्लियर है? इसके लिए क्या दिया रहेगा तुमको, स्ट्रेन का वैल्यू दिया रहेगा कि यहाँ पे कितना स्ट्रेन है और उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया रहेगा। एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको स्ट्रेन का वैल्यू दिया रहेगा कुछ, कि यहाँ पे जितना स्ट्रेन होगा स्टील में उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका वो क्या करते हैं, कई बार वो करते हैं डी बाय डी डबल डैश की वैल्यू दे देंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे देंगे। डी बाय डी डबल डैश की वैल्यू दे देंगे कुछ और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू दे देंगे। तो आपको डी भी पता है, डी डबल डैश भी पता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस का वैल्यू आएगा वो स्ट्रेस के वैल्यू से इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? लेकिन एग्जैक्ट जो तरीका है वो ये है कि स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू आती है। अगर एग्जाम में आपको ये वाला वैल्यू दे तो हम इससे सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा उल्टा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, सिर्फ कि जो कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट है, उस रेनफोर्समेंट के एरिया को अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ASC, ये तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन हो गया, जिस तरह से यहाँ पे AST था, और इसकी स्ट्रेस को मैं लिख देता हूं FSC। यहाँ की स्ट्रेस क्या थी, 0.87 Fy, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो तो Fy है टेंशन में, कंप्रेशन में स्ट्रेस मैंने ले लिया FSC, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए यहाँ पे, जब मैं इस वाले जोन में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को कंसीडर नहीं कर रहा था तब मेरे पास टोटल फोर्स ये था, जब मेरे पास टोटल फोर्स ये था।
तो मैं जब C का वैल्यू 0.36 FCK इंटू XU इंटू बी लिखता हूं, तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया था कि इस पूरे में क्या है, इस पूरे में कंक्रीट ही कंक्रीट है, स्टील नहीं है। लेकिन अब हमने इस वाले जोन में इतना स्टील लगा दिया है, और इतने स्टील पे जो कंप्रेसिव फोर्स है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इतना है। दूसरी चीज ये देखिए कि जब हम इसको बता रहे थे तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे कंक्रीट है ना, तो अब एक्चुअल में वो कंक्रीट यहाँ से हटा दी गई है, एक्चुअल में वो कंक्रीट यहाँ से हटा दी गई है। सपोज कीजिए कि जब आप 0.36 एफसी के XUV बता रहे थे तो कंक्रीट का एरिया मान लीजिए 2000 mm स्क्वायर था, कंक्रीट का एरिया 2000 mm स्क्वायर था। लेकिन आपने क्या किया, आपने 100 mm स्क्वायर, आपने क्या किया 100 mm स्क्वायर स्टील लगा दिया कंप्रेशन में। तो इस 2000 के हिसाब से आपने ये वाली कैलकुलेशन कर ली। लेकिन अब एक्चुअल में कंक्रीट कितना बचा, सिर्फ अब एक्चुअल में कंक्रीट बचा सिर्फ 1900 mm स्क्वायर। अब कंक्रीट कितना बचा, सिर्फ 1900 mm स्क्वायर। तो जो हमने इसमें पूरे 2000 को कंसिडर कर रखा है उसमें से 100 का स्ट्रेंथ तो घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक्चुअल में कंक्रीट 1900 ही है। तो ये 100 mm स्क्वायर कंक्रीट कितना स्ट्रेस लेगा या कितना फोर्स लेगा, कंक्रीट में स्ट्रेस इंटू एरिया, कंक्रीट में स्ट्रेस इंटू एरिया। और इसको किस लोकेशन में से घटाएंगे, इस वाली लोकेशन में से घटाएंगे हम, कि इस जगह पे टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है। क्यों, क्योंकि आपने यहीं से कंक्रीट हटाया है और यहीं पे आपने रेनफोर्समेंट लगाया। तो इस जगह का जो कंक्रीट है उसका लोकेशन बिल्कुल यही होगा। इस जगह पे जो कंक्रीट था वो कंक्रीट कितना हटाया आपने, जितना हमने स्टील प्रोवाइड करवाया उतना कंक्रीट रिमूव किया यहाँ से। और उतना कंक्रीट कितना स्ट्रेस ले सकता था, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो वो फोर्स को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड किया हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ और आ रही होगी कि सर जब हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है पूरे को, तो यहाँ से उसको माइनस क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमको लोकेशन ये वाली पता है कि यहाँ पे आपने कंक्रीट की जगह पर रेनफोर्समेंट लगाया है, तो यहाँ से जो कंक्रीट हटाई उसका कितना फोर्स होगा। और इसीलिए क्योंकि उस वाले पोर्शन का सीजी बिल्कुल यहीं पे है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो माइनस में कर देता हूँ कंक्रीट का स्ट्रेंथ, और कंक्रीट का स्ट्रेंथ कितना होगा, एफ सी सी इंटू ए एस सी, एफ सी सी इंटू ए एस सी। एफ सी सी है यहाँ पे स्ट्रेस इन कंक्रीट, जिसका वैल्यू कितना होता है 0.45 एफ सी के। अब ए एस सी क्यों लिखा कंक्रीट के एरिया की जगह, क्योंकि जितना एरिया हमने स्टील का प्रोवाइड करवाया था 100, उतना ही तो कंक्रीट हटाएंगे। तो जितना स्टील का एरिया प्रोवाइड करवाया उतना ही हमने कंक्रीट रिमूव किया। सिर्फ इसमें समझने की चीज़ यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो तरह के कंप्रेशन फोर्स आ गए। अच्छा, इनको अगर लिखना चाहो तो लिख देना कि एएससी का मतलब होता है एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। और एएसटी तो आप जानते ही हो। इसके अलावा जो एफएससी है, एफएससी क्या है, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। एफएससी है स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन। तीसरा टर्म है आपके पास एफ सी सी, ये है स्ट्रेस इन कंक्रीट, ये है आपके पास स्ट्रेस इन कंक्रीट। और कंक्रीट की स्ट्रेस कितनी होती है 0.45 एफसीके, ये हम पहले निकाल चुके हैं कि 0.45 एफसीके होता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी चीज मैंने क्या कही थी आपसे कि ये जो एफएससी निकलेगा, ये एफएससी निकलेगा स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग, कि जिस लोकेशन पे स्टील में स्ट्रेन है, मतलब ये वाली लोकेशन जहां पे आपने कंप्रेशन रेनफोर्समेंट लगा रखा है, तो इस जगह पे स्ट्रेन कितना होगा वो तो निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास एक सिमिलर ट्राइंगल है। इस सिमिलर ट्राइंगल को यूज करते हुए हम यहाँ से स्ट्रेन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसकी जगह पे एक नई लाइन लिख रहा हूँ अब, कि एफएससी वुड बी कैलकुलेटेड, FSC is stress value corresponding to
कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन एस सी, कि यहाँ पे कितना स्ट्रेन का वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लोगे। अब ये स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा ये तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं सिमिलर ट्राइंगल से, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या हो जाएगा 0.0035 डिवाइडेड बाय एक्स यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन एस सी डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा एक्स यू माइनस डी डबल डैश। तो आपको चाहिए क्या, ये वाली टर्म चाहिए आपको, तो एप्सिलॉन एस सी वुड बी इक्वल टू 0.0035 एक्स यू माइनस डी डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स यू। तो इसको यूज करके आप क्या निकाल लोगे कि यहाँ पे कितना स्ट्रेन का वैल्यू होगा, और यहाँ पे जो भी स्ट्रेन आएगा उस स्ट्रेन के साथ आपको टेबल दिया होगा स्ट्रेस का, तो उस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, स्ट्रेस की। इस तरह से आपको एएससी तो पता है ही, एफएससी भी पता चल जाएगा, और एफसीसी आपको पहले से पता होता है 0.45 एफसी की होता है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको मैं C1 नाम दे देता हूँ, इसको मैं C2 नाम दे देता हूँ। तो C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एएससी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो एफएससी माइनस एफसीसी दैट्स इट। तो हमारे पास दो तरह के फोर्स हो गए, कंप्रेसिव फोर्स। अब अगर तुम्हारे पास दो कंप्रेसिव फोर्स है तो दो लीवर आर्म होंगी। लीवर आर्म का मतलब कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स के बीच के डिस्टेंस, तो ये तो हो जाएगा Z1। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है d माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, क्योंकि ये वाला फोर्स कहाँ पे लगता था, ऊपर से 0.42 एक्स यू पे लगता था। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी Z2, टोटल d है यहाँ से लेके यहाँ तक d माइनस डी डबल डैश, तो Z2 क्या हो जाएगा d माइनस डी डबल डैश। क्लियर। तो ये अगर डायग्राम आपके समझ में आ गया स्ट्रेस डायग्राम, तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्लियर, वापस एक बार देखोगे, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ये बाकी के रामायण को मिटा रहा हूं, अब हम इस बाकी के रामायण को मिटा देते हैं। पता चल गया स्ट्रेन कैसे लेना है, पता चल गया स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो पुरानी है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे पास एक ये वाली टर्म नहीं थी एफएससी और एक एप्सिलॉन एससी, तो दोनों किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम देख चुके हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट होगा C1Z1 प्लस C2Z2 से। ऐसा क्यों होगा, मैं पिछले वाले वीडियो में इसका रीजन बता चुका हूँ। तो अगर वैल्यू पुट करते हैं, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना 0.36 FC के XUB, Z1 का वैल्यू कितना D माइनस 0.42 XU प्लस C2 का वैल्यू कितना ASC FSC माइनस FCC, और Z2 का वैल्यू कितना D माइनस डी डबल डैश। इस तरह से मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी वो देखिए। अब आपको यहाँ पे एक्स यू कैलकुलेट करना है, अभी हमको यहाँ पे एक्स यू की कैलकुलेशन करनी है। तो एक्स यू के लिए हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला क्या था, फॉर एक्स यू के लिए ट्रेडिशनल फॉर्मूला क्या था आपका, C इज इक्वल टू टी करना है। जब C इज इक्वल टू टी करोगे अगर, तो करके देखिए, जो टोटल C है, टोटल C तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, टोटल कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा C1 प्लस C2। और अगर C1 प्लस C2 को T के बराबर करोगे तो करके देखिए, C1 का वैल्यू है 0.36 FC के XUB प्लस C2 का वैल्यू है ASC FSC माइनस FCC इज इक्वल टू 0.87 FY ASC। इस इक्वेशन से आपको मिल जाएगा XU, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इसी एक ही इक्वेशन में दो अननोन है। इस एक इक्वेशन में दो अननोन है, क्या क्या, एक तो आपको XU अननोन है, दूसरा हमको FSC भी नहीं पता, दूसरा हमको FSC भी नहीं पता है। और FSC कहां से मिलेगा, FSC मिलेगा आपको एप्सिलॉन SC से मिलेगा। एप्सिलॉन SC कहां से मिलेगा,
0.0035 डी माइनस डी डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स यू से मिलेगा। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एफ एस सी चाहिए तो ई एस सी चाहिए और एक्स आई एस सी चाहिए तो एक्स यू चाहिए। मतलब बिना एक्स यू के हम इस एफ एस सी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं और बिना एफ एस सी के इस एक्स यू का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी तक कोई भी ऐसे कोई तरीका नहीं है जिससे कि एक इक्वेशन में आप दो अननोन को कैलकुलेट कर लो। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई कि एक इक्वेशन है, उस एक इक्वेशन से आप दो अननोन कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एक इक्वेशन से दो अननोन कैसे कैलकुलेट करोगे। अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में हम जाते हैं ट्रायल एंड एरर पे। ऐसी सिचुएशन में आप जाते हो यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। या तो पहले आप एक्स यू एज्यूम कर लो, उस एक्स यू की एज्यूम्ड वैल्यू से एफ एस सी का वैल्यू आ जाएगा, फिर एफ एस सी की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे तो वापस एक्स यू कैलकुलेट करो। तो एज्यूम्ड वैल्यू एक्स यू की और कैलकुलेटेड वैल्यू अगर वो दोनों लगभग बराबर आती हैं तो आपका अजम्पशन सही है, अदरवाइज अजम्पशन गलत है। दूसरा तरीका क्या है, आप एफ एस सी की वैल्यू एज्यूम कर लो पहले। इस एफ एस सी की वैल्यू एज्यूम करोगे तो यहां से आपको एक्स आई एस सी मिलेगा और उस एप्सिलॉन एस सी से क्या करेंगे, एक्स यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, एक्स यू का वैल्यू आ गया। फिर इसी इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, फिर इसी इक्वेशन ए में हम एक्स यू का वैल्यू पुट करेंगे और एफ एस सी को अननोन रखेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एफ एस सी का वैल्यू आएगा, उस एफ एस सी को हम, अगर वो एफ एस सी का वैल्यू जो एज्यूम वैल्यू थी आपकी और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, अगर वो दोनों बराबर नहीं आती तो वापस एज्यूम करो। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा। सिंपलिसिटी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, सिंपलिसिटी के लिए बता देता हूं आपको, ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन की टेबल दी होगी। अगर आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डी डैश या डी डबल डैश बाय डी का वैल्यू और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का वैल्यू दिया होगा या स्ट्रेस का वैल्यू दिया होगा। स्ट्रेस का वैल्यू मतलब एफ एस सी, जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एक्सआई की निकालने की, क्योंकि आपके पास इन दोनों की वैल्यू होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट एफ एस सी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रेन दे दिया उसने, अगर यहाँ पे स्ट्रेन दे दिया तो पहले आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके लिए फिर हमको ट्रायल एंड एरर पे जाना पड़ता है। देखिए, ये नोट करके लिख लेना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तब तुमको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू लगभग कितने के आसपास आती है। फॉर ट्रायल एंड एरर एज्यूम एफ एस सी इज इक्वल टू 350 MPa। ये करना है आपको 4FE415 के लिए, और एफ एस सी इज इक्वल टू लगभग 425 MPa। ये करना है आपको 4FE500 के लिए। कि अगर FE 415 तुमको दे रखा है तो FE 415 के लिए 350 के आसपास वैल्यू एज्यूम कर लोगे FSC की। तो ये FSC की वैल्यू जब एज्यूम करेंगे तो FSC की वैल्यू एज्यूम करने के बाद आपको मिलेगा एप्सिलॉन SC। क्लियर, एप्सिलॉन SC कितना मिलेगा, एप्सिलॉन SC नहीं मिलेगा। अगर हम डायरेक्ट एज्यूम करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो फिर इसकी वैल्यू तो एज्यूम कर ही ली तुमने, आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली एक्स यू मिल जाएगा। अब इस एक्स यू की वैल्यू से क्या करना है वापस, अब इस एक्स यू से आपको क्या निकालना है, एप्सिलॉन एस सी निकालना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है 0.0035 एक्स यू माइनस डी डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स यू। और इस एप्सिलॉन एस सी से क्या मिलेगा, एफ एस सी मिलेगा। तो ये वाला एफ एस सी और ये वाला एफ एस सी, अगर ये दोनों लगभग बराबर हैं जब तो आपका अजम्पशन सही है। अगर ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, अगर 10 का डिफरेंस है ऊपर नीचे चलेगा, अगर 10-20 का डिफरेंस है, 10-12 का डिफरेंस, अगर जैसे मान लीजिए आपने एज्यूम किया 350, आपका आंसर आ गया 338 आ गया, तो उतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने एज्यूम किया 350, आंसर आया तुम्हारा 450, तो वो नहीं चलेगा, फिर आपको वापस से एज्यूम करना पड़ेगा। इस तरह से तब तक एज्यूम करके चलना है जब तक कि आपको इस एफ का इसका दोनों का वैल्यू बराबर नहीं मिल जाता। तो एक बार अगर आपको एक्स यू और एफ मिल गया जब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर डायरेक्टली आप क्या करोगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के लिए
C1Z1 प्लस C2Z2 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अच्छे से अप्रोच तब समझ में आएगी जब इसका क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जितनी मेरी कोशिश थी उस तरह से मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डबली रेनफोर्स सेक्शन का डिज़ाइन कैसे किया जाता है। ये तो एनालिसिस था मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का। अगले वीडियो में देखेंगे कि इसका एरिया ऑफ स्टील किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।